हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम जो है 15 फरवरी के बाद स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम रिपीट हो चुके हैं। सो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। सो स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 1, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तब वो रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब फूड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। तो इस ब्रेक डाउन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट जो है वो रिलीज होती है, इसलिए दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। तो क्विकलाइम होता है CaO। जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई लिटमस इज यूज इन द लैबोरेटरी। तो बेसिकली लिटमस को हम यूज करते हैं एक सॉल्यूशन का नेचर जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए, दैट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और इट इज बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे कलर चेंज होता है। इफ द ब्लू कलर चेंजेस इनटू रेड तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, अगर रेड चेंज इनटू ब्लू तो वो बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिटमस इज यूज टू चेक द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और इट इज बेसिक। क्वेश्चन नंबर 4, वाई पोटेशियम कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। तो यहाँ पे या तो सोडियम आएगा या पोटेशियम, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं और वो इजीली एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसको केरोसिन में इमर्स करके रखा जाता है ताकि वो एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए और वो रिएक्ट ना कर पाए। इसके साथ क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, राइट द नेम ऑफ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे एक एलोट्रॉप पूछा है, मैं आपको 3 एलोट्रॉप बताऊंगी। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लूरेंसिस। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए तीनों एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। 3 भी पूछे जा सकते हैं, 2 भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हेटेरो एटम इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक पूछा है, मैं आपको इसमें 3 एग्जांपल्स बताऊंगी, फ्यूरेन, पायरोल एंड पायरिडीन। इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, अपनी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 3, फ्यूरान, पायरोल एंड पायरिडीन, और हर किसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट पे चलते हैं। व्हाई डू आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल। बिकॉज आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे। तो यहाँ पे जो हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो हाई प्रेशर का होता है, तो इस हाई प्रेशर को डील करने के लिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक बनी हुई होती हैं ताकि वो रैप्चर ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। इसके साथ ऑप्शन नंबर बी, नेम द मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी विच इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल रिलीज होता है उसे बोलते हैं ATP। इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो हो सके हमारी बॉडी में। सो बेसिकली एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज द ATP। नेक्स्ट, डिफाइन फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन होती है सेवरल पीसेस में, और हर एक पीस जो है एक अलग से इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है इसके एग्जाम्पल्स भी। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन जिसमें होता है वो ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगैरा। राइट, सो बेसिकली आपको कुछ भी अगर समझ में ना आए, कहीं पर भी आपको डिफिकल्टी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। काफी बार क्वेश्चन आया है और ये आपको पता होना चाहिए, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होते हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। रिफ्लेक्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर, रिफ्रैक्शन
is the correct answer of this question. Atmospheric refraction of starlight. क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट देखते हैं. गिव एन एग्जाम्पल वेयर वेरिएशन विल हेल्प इन ऑर्गेनिज्म. वेरिएशन कैसे हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है, हमने एग्जाम्पल दिया है मॉथ का. मॉथ विद द डिफरेंट कलर विंग्स. तो एक तो मॉथ होती है जिसका जो विंग होता है उसके कलर ट्री बार्क की तरह होते हैं, एंड एज कम्पेयर टू अदर मॉथ हैविंग अ डिफरेंट कलर. तो जो ट्री बार्क के कलर के मॉथ होते हैं दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड पास ऑन देयर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन एज कम्पेयर टू द मॉथ विद द डिफरेंट कलर. यहाँ पे मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मार्क्स के में भी आ सकता है वेरिएशन को कैसे हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे एक मॉथ आप देख रहे हैं, दो तरीके के मॉथ देख रहे हैं. एक तो सिंपल ट्री बार्क की तरह है, कलरफुल बार्क की तरह है. तो जो ट्री बार्क की तरह के का मॉथ है दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, बिकॉज जब ये ट्री पे आता है तो दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा हैं सर्वाइव करने के. तो इस तरह से वेरिएशन हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, टू रिप्रोड्यूस एंड टू पास देयर जीन्स टू द नेक्स्ट डायरेक्शन. राइट. तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं. क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द टर्म हेरिडिटी. आपको पता है हेरिडिटी क्या होता है. इट इज अ मैकेनिज्म बेसिकली इन विच द जीन्स or characteristics or differences are passed from one generation to next generation. क्वेश्चन इसके अलावा बहुत बार ये भी आता है कि व्हाट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी. तो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं. स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज जेनेटिक्स. तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके 3 तैयार हो गए कि व्हाट इज द हेरिडिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी नोन एज. राइट. क्वेश्चन नंबर 11, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. तो इसका मीनिंग है स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स स्लोअर देन द वैक्यूम. तो यहाँ आप वीडियो को पॉज कर लें और आंसर नोट कर लें. अगर आपको नहीं पता तो अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट देखते हैं. व्हाई डू 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं. एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं फील्ड के, जो अगर इंटरसेक्ट होंगी तो वो पॉसिबल ही नहीं है. इट इज एन इम्पॉसिबल. तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू दे विल बी इन द 2 डायरेक्शन एट द सम पॉइंट, विच इज इम्पॉसिबल. वट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है एक टेम्पररी मैग्नेट. एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, इसका मतलब जब उसमें करंट फ्लो होगा तब वो एक मैग्नेट बन जाएगा, और जब करंट को ऑफ कर देंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा. बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है. चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं कि ये दोबारा क्वेश्चन एग्जाम में आए. क्वेश्चन नंबर 13, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट. तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट पूछा है तो इसका आंसर होगा एमीमीटर. एमीमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. राइट. सो यहाँ पे आपको एमीमीटर पे लगाना है. अब एजर्शन रीजन के क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, एजर्शन है इन द ह्यूमन बीइंग व्हेन एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड पास टू द थ्रोट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. रीजन इसका दिया हुआ है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट. तो ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा विंड पाइप है उसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, सी शेप्ड के रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं, जिससे अगर उसके अंदर लेस एयर जाती है तो वो कोलैप्स नहीं होता. तो बेसिकली रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हेल्प टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा. Both A and R are true and reason is the correct explanation of assertion A. So यहाँ पे अगर आपको डिफिकल्टी लगती है तो प्लीज़ आर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछें. क्वेश्चन नंबर 15, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्सेस. एक हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिए होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है. तो बिल्कुल सही है. रीजन तो है द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू परफॉर्म जायगॉट. तो यहाँ पे आपको पता है जो मेल गैमेट होता है वो स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवा होती है, तो वो फर्टिलाइज होकर जो है जायगॉट बनाते हैं. लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजर्शन. राइट. सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट देखते हैं. एजर्शन नंबर ए, कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जन देन वन
विद द लॉन्गर फोकल लेंथ। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है। रीजन इसका दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, तो आर इज द फॉल्स, तो ए इज ट्रू एंड आर इज द फॉल्स। सी पार्ट इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो पावर ऑफ लेंस होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, तो इसलिए सी पार्ट होगा, आर जो है वो गलत हो जाएगा। बी पार्ट में देखते हैं एजर्शन एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, बिल्कुल सही है। जो लेंस की पावर जो होता है उसकी एसआई यूनिट जो है डायोप्टर होती है। रीजन द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, तो ये उल्टा दिया हुआ है। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो ये वाली स्टेटमेंट जो रीजन है वो रॉन्ग हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो वीडियो अगर अच्छी लग रही है और इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। स्टिल देन बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी